बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज 15वां रोज़ा है और उम्मीद है आपके रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे और दुआ ये है कि आपके बाकी के रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरे। 15वां रोज़ा आज आ गया, पता भी नहीं चला। सो ये आशरा है, मिलजुल कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की हम सभी माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाह कबूल माफ़ी जो है वो कबूल फ़रमाए और बख्शिश हम सब की जो है वो कबूल फ़रमाए। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ज़रूरत इस समझ की है कि हम लोग किसी के लिए कुछ अच्छा करें। छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं, सदका जारिया होती हैं, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। हमारे रोज़े का असल मकसद भी यही होता है कि हम दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों के लिए कुछ करना चाहें। अच्छा जी, प्रोग्राम की तरफ चलते हैं हम। और प्रोग्राम में हमने नाज़रीन ख़बरें शामिल करनी है। 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं और जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करेंगे। पहली खबर आज की क्या है, खबरों की तरफ आते हैं। दाखिलों के लिए गवर्नर का दबाव, प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज मुस्ताफी। शहरी लाहौर को चमकाने का प्लान तैयार, सीवरेज, सड़कों और गलियों पर 12 अरब खर्च होंगे। तालीमी बोर्ड के लिए सवालिया पर्चों की सीक्रेसी रखना मुश्किल हो गया। मैट्रिक के बाद नवी जमात का पर्चा भी आउट। और इसके बाद सूबे भर में पतंगबाजी के खिलाफ मुहिम जारी है। वेलकम बैक। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अहमद और अली साइद साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आएंगे जी पहली खबर की तरफ। गवर्नर ने गुज़श्ता साल भी 50 से ज़ायद दाखिले खिलाफ मेरिट कराए, अब इंतकामी कार्रवाई पर उतर आए। तलबा के वालिदैन ने इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। एचिसन कॉलेज से ये खबर है और हमने कल देखा जी, तमाम मीडिया पर यह खबर चलती रही। सीनियर मेंबर मैनेजमेंट कमेटी सैयद बाबर अली ने भी ओहदा छोड़ दिया है। वकास, आपसे आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। ये एक प्रिंसिपल की रिज़ाइन की बात नहीं है, ये हमारा जो एजुकेशन निज़ाम है वो एक बार फिर से एक्सपोज हुआ है। एचिसन कॉलेज जो कि अशराफिया के बच्चों की दरसगाह है, वहाँ पे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास भी नहीं जाते, अशराफिया के बच्चे जाते हैं। और सारे जो हैं, जो लोग वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं या जिनके बच्चे वहाँ पे जाते हैं, वो बासर लोग होते हैं। तो उस कॉलेज में किस हद तक इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, आउट ऑफ वे जाके मेरिट किस तरह से जो है उसको खिलाफवर्जी की जा रही है, तो आप अंदाज़ा करें जहाँ जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं या हमारे तलीमी अदारे हैं जहाँ पे हम आप लोग पढ़े हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल होती होगी। तो ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरह के जो बातें थी होती रही थी एचिसन कॉलेज के हवाले से, लेकिन हर कोई जो था वो इस वजह से चुप रहता था कि ये कॉलेज की साख मुतासर नहीं होनी चाहिए। और अभी भी एक ग्रुप जो है वो इस बात पे डिफेंड कर रहा है कि देखें जी, इसको पोलिटिसाइज ना करें। तो भाईजान, जो एक्ट हुआ है क्या उसको एक्सपोज करना, क्या पोलिटिसाइज करना है, बल्कि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो ख़त्म की जा रही है ना। तो ये प्रिंसिपल साहब शायद अगर पाकिस्तान के होते, उनके पास अगर वे आउट ना होता कि अगर वो रिज़ाइन करके चले जाएंगे, तो शायद वो भी खामोश रहते। अब देखें, जो लोग इसमें जिनके नाम आ रहे हैं, गवर्नर वो वफाक का रिप्रेजेंटेटिव है और उसने चीज़ों को स्मूथली रन करना है और ख़ासतौर तलीमी दरसगाहों में, तो वो किस तरह से जाके आउट ऑफ वे और एक बच्चे के लिए फिर एफिलिएशन देखें। हमारी सियासी जमात एक दूसरे पर हमेशा से इल्ज़ाम आयद करती रहती हैं कि जी जो आइनी ओहदों पर लोग होते हैं वो मुल्क के और वफाक के नुमाइंदे होते हैं, तो उनको पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएशन नहीं रखनी चाहिए। अब गवर्नर साहब का ताल्लुक जिस फैमिली से है, फिर जिस बच्चे को ओब्लाइज किया गया है उसका ताल्लुक जिस फैमिली के साथ है, तो ये सारा नेक्सस खुलता है हमारा, ये हमारा सारा नेक्सस ये खुलता है कि किस तरह से अशराफिया जो है वो जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जहाँ पे चाहते हैं, वो अपने जो बेनिफिट्स है, इंटरेस्ट है, उनको पूरा कर लेते हैं। हो जाता है साई साहब, नहीं वो हो जाता है और होता हुआ हमें दिखाई भी देता है। मैं इसमें एक बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, उनका बेटा बड़ा इंटेलिजेंट है और उसने तमाम टेस्ट पास किए, ये इसी स्कूल की जिसमें ये मेरिट की बात हो रही है। और पिछले साल पूरी एफर्ट्स के बावजूद वो टॉपर भी रहा, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो सका। इसके पता नहीं क्या स्टैंडर्ड है और समझ से बाहर है
कि किस तरीके से और कौन लोग यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। जिस तरह प्रिंसिपल साहब ने कहा है, एक्स प्रिंसिपल जिन्होंने कल रिज़ाइन किया है, माइकल ए थॉमसन, उनकी जानब से कहा कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, गवर्नर साहब की जानब से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा था, एडमिशन करवाए जा रहे थे आउट ऑफ द वे जाके। तो वहाँ पे अब जितने भी लोग हैं वो आप देखें, जितने भी एचिसोनियन आपको मिलते हैं, कोई भी जिस तरह विकास बात कर रहे थे, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग तो वहाँ पे जा नहीं सकते। वहाँ पे एक मखसूस तबका है जिनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं और उनका रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल वैसे ही हमसे बड़ा मुख्तलिफ है। तो वहाँ जाके जिसका जितना ज़्यादा ज़ोर लगता है वो उतना उसको यूटिलाइज़ करता है और वहाँ पे एडमिशन ले लेता है। मेरा नहीं ख्याल, मेरा तो 2-3 दफ़ा इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ पे आम आदमी का तो एडमिशन नहीं होता, वो भी इतना आम आदमी नहीं, आम आदमी का वो भी एक मखसूस तबके का बंदा था, वो भी एक मिनिस्टर का भांजा था, मेरा बड़ा करीबी दोस्त था, उसने बड़ी एफर्ट की, लेकिन वो चीमा साहब की तरह से माली तंगदस्ती का शिकार नहीं था ना जी। बिल्कुल। कल ना मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी ये बात डिस्कस हुई, सोशल मीडिया पे ये बात डिस्कस हुई कि जो उन्होंने चीमा साहब ने 2017 के टैक्स रिटर्न सबमिट करवाए थे, उसमें उनकी जो प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात थी। अच्छा, इसमें फिर एक और अहम पहलू जो है ना वो भी डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, पंजाब असम्बली की तरफ मैं आना चाह रही हूँ कि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के इस्तीफे की गूंज यहाँ पे भी थी। अच्छा, असम्बली में ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए साई साहब? ना ये देखें जिस तरह का ये एक कल आप देखें हर टीवी चैनल पे, सारे सोशल मीडिया पे ये एक सबसे बड़ा इशू यही था। तो अपोजिशन के लोगों ने इसको हाईलाइट किया है। मेरा ख्याल है आपका सारा एजुकेशन सिस्टम जो है ये सारा एक्सपोज होता हुआ नज़र आता है। आपको जितने मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे लिए तो वही टाट वाले स्कूल हैं, और वो जो फ्री एजुकेशन का एक नारा है, वहाँ पे जो तलबा हैं, वहाँ पे जो असातिज़ा हैं, वो सारे आगे आके क्या बनते हैं आपने देख लें। वो दौर गुजर गया जब देहाती कल्चर के लोग आते थे और CSS या PMS के एग्ज़ाम पास करके तो बड़े बड़े ओहदों पे आ जाते थे। अब मेरा ख्याल है जो अब कंपटीशन चल रहा है, जो इस वक्त सिचुएशन है हमारे निज़ाम तलीम की, कि एक तरफ तो बच्चे जो हैं वो शुरू ही ऑक्सफोर्ड के सिलेबस से करते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो हमारी तरह के हैं, छठी क्लास में जाके इंग्लिश की ABC सीखते थे। तो कंपैरिजन रह नहीं गया आपको। सही साहब, असल में ना हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड था, वो बदल चुका तो मेरा ख्याल है इसमें जो नारा लगाया जाता है ना कि एजुकेशन सबके लिए फ्री है, हेल्थ सबके लिए फ्री है, एजुकेशन का मेयार जो है वो बनाना पड़ेगा, और इसमें गरीब के बच्चे भी वही सिलेबस लें और अमीर के बच्चे भी। यकसान हिसाब की बातें तो हर दौर में होती रही हैं। खैर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छी खबर यह है, शहर को चमकाने का प्लान बनाया जा रहा है। सीवरेज, सड़कों और गलियों पर 12 अरब खर्च होंगे। सूबाई दारुल-हुकूमत की तमाम टूटी फूटी गलियां लिखा हुआ है, नालियां, बलियां, बंद स्ट्रीट लाइट्स को मुरम्मत किया जाएगा। महकमा बल्दियात की समरी काबीना के सामने पेश की गई है। असल में लोगों का ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे शुमाली लाहौर की तरफ इलाके हैं या फिर दूर दराज जो इलाके हैं, कुछ मॉडल शाहराएँ होती हैं, उन पर काम हो जाता है और आप बता देते कि जी शहर साफ़ सुथरा हो गया, शहर चमक गया। जो लोगों के मसाइल हैं, रिहायशी इलाकों के मसाइल हैं, वो जूं के तू हैं। साई साहब ना ये देखें कि हमने निगरान सेटअप में देखा कि बहुत सारे ऐसे वो जो डेवलपमेंट के मंसूबे थे जो नज़रअंदाज किए गए थे, जो सुस्त रवि का शिकार थे, जहाँ पे काम नहीं हो रहा था, वो 1 साल के अंदर अंदर मुकम्मल हुए और वो बड़ी मेहनत से उस पर काम किया गया। और जिस तरह निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की जानब से कावश की गई, वो बड़ी काबिल सताइश है और उसको अब जो है वो एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है। मरीम नवाज़ साहबा ने जब से चाय संभाला है वो बड़ी कंसर्न लगती हैं, वो हर जगह विज़िट्स भी करती नज़र आ रही हैं। तो कल भी वो फैसलाबाद गई थी, वो जो पतंगबाजी की नज़र हुई एक कीमती जान, उसका विज़िट किया। फिर 2 और लोगों की डेथ हुई थी जो वहाँ पे सीवरेज में मेरा ख्याल है कुछ नाला साफ़ कर रहे थे तो गैस की वजह से। तो मेरा ख्याल है जो इतना बड़ा बजट रखा गया है इस शहर के लिए, वो गलियाँ, वो एरियाज़ जो अरसा दराज से नज़रअंदाज हैं, उन पे फोकस किया जाएगा, चूँकि नून लीग को अपनी बका के लिए काम करना पड़ेगा। और ये 12 अरब के फंड्स जो हैं ये बहुत बड़ा एक पैकेज है। मेरा ख्याल है अगर इसको नेक नीति से लगाया जाए, मंजूरी मिलते ही काम का आगाज हो जाए, नेक नीति से लगाया गया, और अगर MPAs की जानब से बेहतर तरीके से अपने इलाके को साफ़ करने की नीयत से काम किया गया,
तो आपका इसके शहर साफ़ समरात सुथरा हो नजर जाएगा, नहीं आपकी वो गलियाँ, आपकी वो सड़कें जो अरसा दराज से टूटी फूटी हैं वो रिपेयर हो जाएंगी। बहुत सारी ऐसी लाइट्स हैं, उस दिन को हमारे रिपोर्टर खबर दे रहे थे, हज़ारों की तादाद में वो स्ट्रीट लाइट्स हैं जो बंद पड़ी हैं, वो ठीक हो जाएंगी। तो इससे अल्टीमेटली आवाम को ही फ़ायदा है और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और सीएम साहबा इसमें बड़ी कंसर्न नज़र आती हैं, हमें तो बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं। वकास साहब का पता नहीं इस पर क्या जी राय है। वकास। देखें, जो भी अच्छा काम करता है हम उसका अप्रिशिएट करेंगे और अभी तक वो प्रोएक्टिव हैं, फ्रंट पे आ रही हैं, लेकिन क्योंकि बहुत थोड़ा अभी अरसा हुआ है तो हम उनकी परफॉर्मेंस को तो जज नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से वो भाग दौड़ कर रही हैं जो हमें नज़र आ रहा है टीवी चैनल्स पे या मीडिया पे, तो इम्प्रेशन यही आ रहा है कि वो जो कोशिश कर रही हैं कि जो निगरान सीएम साहब के फुटस्टेप थे उनको फॉलो करें। जैसे आपने बात की कि हमेशा से जो पसमानदा इलाके थे वो रह जाते हैं, मॉडल्स जो शाहराहें होती थी उन पे फोकस किया जाता था। अगेन अगर यही तमाम काम वकास पोश इलाकों में हो गया, असरो रसूख वाले इलाकों में हो गया, वो होता ही है ना कि एमपीएस के जो अपने कुछ इलाके होते हैं वहाँ पर काम हो जाता है और फिर कुछ इलाके मैं उसी तरफ आने लगा था। और जो साहिब साहब ने बात की थी ना कि बहुत बड़ी रकम है, 12 अरब रुपए बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन ये है, डेफिनेट वो हमसे ज़्यादा अक्लमंद भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, सियाने भी, उन्हें पता होता है कैसे पैसे लगाने हैं। अगर कोई मास्टर प्लान बना लिया जाए शहर का कि यार हमने इश्यूज़ को किस तरह से ये हमेशा के लिए ख़त्म करना है, तो मेरा ख्याल है कि 12 अरब, अगर 12 अरब में वो मुकम्मल जो मास्टर प्लान है उस पर अमल नहीं भी होता ना, तो नेक्स्ट ईयर या उससे अगले साल एटलीस्ट हम ना तकमील के मराहल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। होता ये जो प्रैक्टिस हमारे यहाँ पे चल रही है, होता ये है कि जैसे ये गवर्नमेंट आई, इसने 12 अरब रुपये लगाएंगे, वही MP MNAs फिर जो लोकल पार्टीज़ के लोग होते हैं उससे लेके ठेकेदार, डिपार्टमेंट के लोग अपना अपना हिस्सा लेके निकल जाते हैं और बड़ी माइनर सी जो अमाउंट है वो असल में लगती है डेवलपमेंट पे, और फिर उसकी क्वालिटी इस तरह से होती है कि वो सिर्फ उनका मकसद दिखाना ही होता है। तो अगर तो ऐसी एक्सरसाइज ही करना मकसूद है तो उससे मेरा ख्याल है ये सिर्फ बाजी की तरह पैसों का ज़िया ही होगा। अगर मरियम साहिबा, जैसे साहिब साहब ने कहा है कि वो बड़ा कंसर्न लगती हैं, अगर वो वाकई कंसर्न है, बताऊं, इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, चैलेंज नहीं हमने है। अगर निगरान सेटअप में इतने बड़े चैलेंजिंग प्रोजेक्ट देखे हैं ना कि आपने 90 डेज में कंप्लीट कर दिया है ना। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक मीटिंग की जिसमें वो एक कमेटी थी कि 4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें टोबैको है, चीनी, खाद, सीमेंट, इसके लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो था वो भी 2021 में शुरू किया गया। तो आपकी ब्यूरोक्रेसी इतना बड़ा माफिया है, सारे माफिया से बड़ा वो माफिया है कि उन्होंने इस सिस्टम को चलने ही नहीं दिया। अगर ये सिस्टम चलता, एक तो जो बड़े लोग हैं जिनकी फैक्ट्री मालकान हैं या जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिन्होंने कर रहे होते हैं वो तो चाहते हैं कि टैक्स की लीकेज हो ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स हो। तो उन्होंने कहा इस पर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए कि कौन लोग हैं, किन की वजह से अभी तक ये इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहबा, हम देख रहे हैं अरसा दराज से इनके घर में वजारत आला भी रही, वजारत उज़्मा भी रही और इनका ये सारा एक्सपीरियंस है। एक चीज़ का मुझे पता है, वकास साहब हो सकता है थोड़ा इख्तलाफ करें, एक 4-5 दिन पहले एक मीटिंग थी तो उसमें कोई डिसीजन हुआ, तो इस पंजाब के बड़े ब्यूरोक्रेट ने कहा जी कि इसमें सारे सेक्रेटरीज को कन्वे किया जाए। तो CM साहबा ने कहा कि वो मैंने कन्वे करना है या आपने करना है? उन्होंने कहा मैंने करना है। तो उन्होंने कहा ये आपका काम था, कन्वे करके मुझे बताते, बजाय इस बात के कि आप नंबर गेम में पढ़ें, आप काम पे फोकस करें। तो मेरा ख्याल है इस वक्त की ज़रूरत भी यही है कि अगर नून लीग ने अब भी वो रवायती सियासत की और फंड्स के जो उसको लगाने पे और उनके इस्तेमाल पे फोकस ना किया, तो मेरा नहीं ख्याल अगले टेन्योर में ये सर्वाइव कर पाएंगे। नून लीग इस वक्त मेहनत पूरी कर रही है, CM साहबा भी पूरी एफर्ट कर रही हैं कि जितने काम हैं वो अपनी निगरानी में करवाएं ताकि जो फंड्स हैं उनकी लीकेज ना हो सके। और जो ब्यूरोक्रेसी की जानब से फाइल्स में रोडे अटकाए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स डिले किए जाते हैं, ये तो मोहसिन नकवी साहब ने, अगर ये काम हो जाता है ना तो आप मरियम साहिबा ना फिर लाहौरियों के दिल भी जीत लेंगे। ये तो मोहसिन नकवी साहब ने बता दिया है कि ये कोई इतना बड़ा कोई हवा नहीं है। नहीं, बिल्कुल इन सबको बिठाएं साथ, ये फैसला लाइट्स की बात हो रही है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। गलियों की टूट फूट की बात हो रही है, उनको ठीक करना है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अगर ये काम हो जाते हैं तो लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। वो जो आपके इर्द गिर्द वाले मसाइल होते हैं ना, जो दहलीज पे मसाइल होते हैं, दराज से कुछ गलियाँ मुख्तलिफ इलाकों की शहर में, हरबंसपुरा वाली साइड पे चले जाएं, मुगलपुरा वाली साइड पे चले जाएं, बुरी तरह टूट फूट का शिकार है।
अगर ये काम लोगों का हो गया तो एक्चुअली लोग जो हैं वो खुश भी हो जाएंगे और आपके पास इनफ बजट भी है, सिर्फ और सिर्फ विल की ज़रूरत है। अभी एक ब्रेक होगी, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अफसोसनाक खबर ये है कि जी मैट्रिक के बाद अब 9वीं जमात के पर्चों के हवाले से भी ये बात हो रही है कि पेपर आउट हुआ है। तालीमी बोर्ड के लिए सवालिया पेपरों की सीक्रेसी रखना मुश्किल हो गया है। क्यों मुश्किल है? माजी में ये बड़े अच्छे तरीके से काम होता है, अब तो आपके पास जितने अच्छी चीज़ें आ गई हैं, जितना आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, उतना ये काम जो है वो बिगड़ता चला जा रहा है। वकार, ये आपको किसने कहा कि माजी में बहुत अच्छा होता रहा है? ये ऑलमोस्ट माजी ये ऑलमोस्ट अब ये देखें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तक के इम्तिहान के बारे में ये बात आई है। लेकिन वकास इतने बड़े लेवल पर आपको नकल की खबरें नहीं आती थी, हम लोगों ने भी पेपर्स दिए हैं। मुझे उस टाइम पे मुझे पता है इस तरह से इतनी आपको किसी ने नकल नहीं करवाई होगी क्या आप इतनी ज़हीन थी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको जो नहीं कर सकते ना पेपर हल, ये उनके लिए करते हैं। और बात ये है कि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, आपने क्या टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया है। वैसे वो कॉपी करता, हार्ड कॉपी लेके आता, देर हो जाती, उन्होंने व्हाट्सएप पे कर दिया है। जिन लोगों से पैसे पकड़े हुए थे उनको वक्त पे पहुंच गया। तो क्या आपके एग्जामिनेशन हॉल में कैमरास वगैरह नहीं है? तो सब कुछ है। जब आपकी नीयत ख़राब है, जब आप इंटेंशनली अदारे को तबाह करने पे तुले हुए हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ये तो आप अपने मुस्तकबिल को आने वाले को तबाह कर रहे हैं ना। नहीं, वो कहते हैं अच्छे नंबर लेके आएंगे तो शायद कहीं अच्छे सन में चले जाएं, इसलिए कर रहे हैं। अच्छी सन में फिर भी आपका तो ये अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? अगर कोई पहली बार हो ना ऐसा। अच्छा, फिर मज़ेदार बात ये है जो जैसे अभी एफआईआर हो गई इस केस की, माजी में भी एफआईआर हुई है, वही ना, जब एक फिर भी नहीं कुछ भी नहीं होता ना। होता ये है कि कोर्ट में प्रोसीडिंग जाती है, वहाँ से प्रोलॉन्ग चलती रहती है। उन्हें पता था भाई कुछ भी नहीं होना किसी को, बनाएंगे जब कुछ होगा ही नहीं तो फिर अगली दफा ये चीजें। और मेरे ख्याल में इसकी एक वजह ये भी है कि जितना ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ होनी चाहिए ना, ये जो लोअर स्टाफ होता है ना बोर्ड में, उनकी जिम्मे होता है कि जी आपने इनके प्रिंटिंग को वहाँ पे डिस्पैच करना है, ऐसे करना है। तो मेरा ख्याल है जो बाबू बैठे हुए हैं ना, अगर थोड़ी सी वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो शायद ये निज़ाम कुछ बेहतर हो सके। हम सुनते थे कि जी सिंध में ऐसे होता है, बिल्कुल ठीक है, तो अब तो लाहौर में और हर बोर्ड के ऑलमोस्ट ऐसे है, और हर जमात का पर्चा जो है वो लीक हो रहा है। ये देखें ना, यहाँ पे मैं पुलिस ने अभी भर्तियों के लिए टेस्ट लिए हैं, कुछ 4 दिन पहले की बात है, तो उसमें 10 लोगों को पकड़ा गया है जो किसी की जगह पे पेपर देने आए थे। तो उन्होंने अगर टेक्नोलॉजी को, आईटी को यूटिलाइज करके बंदे पॉइंट आउट कर लिए कि ये नहीं थे असल कैंडिडेट, तो यहाँ पे एक पूरा सिस्टम है। पुलिस का काम एग्जाम कंडक्ट होना नहीं है। बिल्कुल, तो ये तो आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो हम तो देखते हैं, बोर्ड तो एक डेजिग्नेटेड अदारा है जिसका काम ही एक ही होता है कि उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं, और इम्तिहान का मतलब यही है कि आपको सीक्रेसी के साथ आपको आ जाए, और पूरे साल में जो आपने किया है वो आपके पेपर पे आ जाए। ये ट्रेंड जोर पकड़ता गया, और इसी तरह से अगर हमने किसी को मिसाल ही ना बनाया, आप जिम्मेदारान तक पहुंचे ही ना, तो फिर आने वाले टाइम में तो ये चीज़ें बड़ी आम हो जाएंगी। ना, तो ये आम ही है, अभी भी आम ही है। अभी देखें हर पेपर, कल वो हम जुनेद रियाज साहब खबर दे रहे थे कि बहुत सारे स्कूल्स का वो नाम इन्होंने लिखा हुआ था, कॉलेजेस का नाम लिखा था कि वहाँ पे नकल हो रही है, नकल रिपोर्ट हो रही है, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? कोई उनको शोकस दिया गया हो, कोई वहाँ पे जो हेड है, जो वहाँ पे सरपरस्ती आला है उस सारे स्कूल का, कॉलेज का, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो, कोई एक शोकस भी दिया जाए, कोई एक बंदे को ओहदे से भी उठाया जाए, तो आपके लोग आइंदा के लिए मोहतात हो जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ टिकट्स चलने हैं, आपकी वीडियोस हाईलाइट हो जानी हैं, फिर भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाना, तो फिर आपके और अगर ये यहाँ तक कि महदूद रहा तो ये सिलसिला आगे से ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि कोई इसको रोकने वाला ही नहीं होगा। और ये माफिया जो है ये कौम का मुस्तकबिल असल में तबाह कर रहा है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक होगी, फिर अगली खबर की तरफ आएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर यह है कि 512 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, सैकड़ों मुकदमा दर्ज हुए हैं। सूबे भर में पतंगबाजी के खिलाफ मुहिम जारी है। मुहिम तो हमने माजी में भी देखा चलती रही है। मुअस्सर मुहिम की ज़रूरत है, कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, इतने बड़े अफसोसनाक वाक़े होते हैं और हम उससे सीखते कुछ नहीं। अनफॉर्चुनेटली जब कोई वाक़या होता है तब हम कहते हैं जी मुहिम भी चलेगी, FIR का इंदराज भी होगा और पुलिस को एक्टिव किया जाएगा।
उसके बाद थोड़ा सा वक्त गुजरता है, दोबारा रूटीन वैसे ही हो जाती है। वकास, अच्छा मिसा ना, मैं पुलिस को डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन पुलिस ने जो काम काइट फ्लाइंग को कंट्रोल करने के लिए किया या कर रही है ना, उसका काम नहीं है बेसिकली। एक बात ये एक समाजी रवैया है जिसमें हम सारे ज़िम्मेदार हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकली लोग हैं जो इन्फ्लुएंस रखते हैं लोगों को, वो कभी आपको नज़र नहीं आते। हाँ, वो तब नज़र आते जब पुलिस किसी बच्चे को पकड़ती है ना, फिर मोहल्ले के सारे सरकर्दा लोग वहाँ पहुँच जाते हैं उसको छुड़ाने के लिए, फिर वो बदतमीजी भी करते हैं, इन्फ्लुएंस भी कर लेते हैं, दबाव भी लेते हैं। और अगर पुलिस किसी को पकड़ ले, फिर एक नया तमाशा शुरू हो जाता है, जी देखें जी पुलिस ने तकद्दस, घर का तकद्दस तबाह कर दिया है, और जी पुलिस को किसने इख्तियार दिया कि जी वो रोंगते हुए छत पे आ खड़े हो जाए। तो एक अभी कल परसों वीडियो वायरल हुई फैसलाबाद वाली, जहाँ में मरिया साहबा गई भी थी। यार कोई भी जिसको ज़रा सा भी एहसास है अपनी जान का, अपनी फैमिली के, अपने दोस्त बाप का, उसको शर्म करनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि नज़र आ रहा है ना, इसी शहर में हो रही होती है ना, हमारे आसपास ही लोग होते हैं ना, यार लोग पता नहीं इतने बेहिस कैसे हो गए हैं। और जवान बच्चा है वो तो वीडियो देखी नहीं जाती, और वो जिस तरह खड़ा होता फिर होता क्या है, ये जो पुलिस ने FIR की है, पुलिस से पकड़ती है, 2-3 घंटों बाद अगर वो कोर्ट में पेश होकर उसकी बेल हो जाती है, वो कहते हैं भाई क्या करना था आपने कर लिया है। ये कि आज से कोई 2 साल पहले की बात है, एक डेथ हुई थी इसी तरह पतंगबाजी के जरिए मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब ना, ओवरहेड पे। उसके बाद भी पुलिस को बड़ा एक्टिव किया गया था, तो उस वक्त के जो IG थे राव सरदार साहब, उनकी जानब से एक समरी भिजवाई गई थी कि इस पे जुर्माने जो हैं वो 5 लाख 10 लाख तक किए जाएँ, सज़ाएँ जो हैं वो 2-3 साल तक की जाएँ। तो उस पर कोई अभी तक लेजिस्लेशन नहीं हुई। आप बिल्कुल वकास की बात ठीक है कि आप पुलिस को जितना मर्जी मुअत्तल इल्ज़ाम ठहरा लें, लेकिन पुलिस तब ही आपकी ज़्यादा एक्टिव हो सकती है जब किसी को सज़ा दिलवा सके। नाज़रीन, हमने ब्रेक लेनी है, आप हेडलाइंस जानिए, फिर हम शो में आएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं खिदमत के जज्बे से सरशार अल-खिदमत फाउंडेशन की। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की गैर सरकारी तंजीम है जिसके ज़ेरे इंतज़ाम पाकिस्तान के कई इलाकों में फ़ज़ाही इदारे चलाए जा रहे हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन का क़याम 1990 में अमल में लाया गया। फाउंडेशन पाकिस्तान इस वक्त 7 शोबाजात इस वक्त काम कर रहे हैं जी, और इस शोबाजात में तालीम, सेहत, कफ़ालत, साफ़ पानी, मवाक़ात, समाजी खिदमात और आफात से बचाव के शोबे हैं। यानी अगर आपको सेहत सहूलियात चाहिए तो अल-खिदमत फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से सेहत, तालीम, अगर आसान कर्जे चाहिए वो फराहम किए जा रहे हैं। यानी हर तरह से कोशिश की जा रही है कि लोगों की खिदमत की जा सके। अब माह मुबारक में इनका प्लान क्या है और किस तरह से लोगों को माह मुबारक में सपोर्ट किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ अल-खिदमत के दीगर प्रोजेक्ट्स क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं जी, सदर अल-खिदमत फाउंडेशन वस्ती पंजाब इकरामुल हक सुबहानी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। अल-खिदमत का काम इन लोगों की खिदमत करना है। सो माह मुबारक का आपका खुसूसी प्लान क्या होता है, इस पर रोशनी डाल दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मौका फराहम करने पर सिटी न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। रमज़ानुल मुबारक जैसे कि आप सब जानते हैं जी कि अल्लाह ताला की रहमतों का, बरकतों को समेटने का महीना है और अल्लाह की रज़ा की खुशनुदी की हतमी तौर पर, दायमी तौर पर हासिल करने का एक बहुत ही नादर मौका होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपनी मखलूक को हदीस मुबारका के अल्फाज में अपना कुंबा करार देता है। तो अल्लाह के कुंबे की गरीब, नादार, यतीमों की खिदमत अमूमी हालात में भी और फिर रमज़ानुल मुबारक में बिलखुसूस आगे बढ़कर करना ज़ाहिर है कि ये पूरी कौम का भी फ़र्ज़ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कौम चूँकि एतमाद करती है तो राशन की सूरत में हम अफ्तार और सहर की सूरत में और जो दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी तकमील के लिए जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उसकी बढ़ चढ़ कर खिदमत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, और ये पूरे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन के 150 अज़ला में दफातर मौजूद हैं, वॉलंटियर्स का पूरा एक नेटवर्क और सेटअप मौजूद है। इस वक्त शहर चौक और चौराहों पर अफ्तारी के वक्त जो है वो मुसाफरों के लिए भी और ज़रूरतमंदों के लिए रेगुलर जो है वो अफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है। सही। इकराम साहब ये बताइएगा, अगर कोई ज़रूरतमंद रब्ता करना चाह रहा है राशन के लिए तो वो किस तरह से अल-खिदमत से रब्ता कर सकता है? हमारे जैसे मैंने अर्ज़ किया जी कि हमारे 150 अज़ला में फिर बाद सब तहसीलों में भी अल-खिदमत फाउंडेशन का सेटअप मौजूद है।
तो वहाँ पे हमारे दफातर में लोग आते हैं, रब्ता करते हैं, हम फिर मुखैर हजरात के ताउन से जो भी वसाइल हमें दस्तयाब होते हैं तो हम अव्वलीन तरजीह में ज़ाहिर है कि लोगों की खिदमत करते और हैं। वो लोग जो कि आपसे रब्ता इसलिए करना चाह रहे हैं कि वो किसी की मदद कर सकें, उनके लिए भी क्राइटेरिया यही है कि वो आपके दफातर में आके तो डोनेशन दे सकते हैं? जी, दफातर में भी आके डोनेशन दे सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस भी मौजूद है। हमारी इस वक्त कंपेन चल रही है ज़ाहिर है कि उसके ज़रिए से जो भी आवाम की ज़रूरियात हैं वो ज़ाहिर है कि हम मुखैर हजरात के सामने पेश कर रहे हैं। बल्कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपने तमाम मुखैर हजरात का साल ब साल जो ज़ाहिर है कि अल-खिदमत फाउंडेशन के पर एतमाद करते हैं और उनके इस एतमाद के नतीजे में, उनके इस खैर और भलाई के नतीजे में आवाम की बड़े पैमाने पर रिलीफ का काम मुमकिन होता है। मसलन मैं अगर अर्ज़ करूँ तो गुज़श्ता साल 21 अरब रुपए की मदद से 2 करोड़ 5 लाख अफराद जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो ये सारे के सारा मुखैर हजरात के ताउन के साथ मुमकिन होता है और साल ब साल अल्हम्दुलिल्लाह मुखैर हजरात अल-खिदमत फाउंडेशन पर एतमाद करते हैं और उनका एतमाद हम समझते हैं कि हमारा बहुत बड़ा सासा और सरमाया है। और उसके ज़रिए आपके चैनल के ज़रिए से मैं बार दीगर अपने मुखैर हजरात का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम दोस्तों को बेहतरीन अजर अता फरमाए। चलिए जी, इससे बड़ा तो अजर है भी कोई नहीं और अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा है, यकीन माने हमने कोविड में भी देखा बहुत सारे लोग आगे बढ़े और अपने मुसलमान बहन भाइयों को उन्होंने साथ दिया। कोरोना के दिनों में क्या खिदमत रही अल-खिदमत की? कोरोना में आप जानते हैं जी कि माजी करीब का किस्सा है, खौफ व हरास की हालात थे, जो ज़ाहिर है कि जो मजदूर पेशा लोग थे उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन ने उस वक्त भी कौम ने पूरा एतमाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह कौम के एतमाद पर भी, और वो जो एक क्राइसिस था एक बहुत यूनिक किस्म का और खौफ और हरास की हालात थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें भी सुरखरू किया और मुल्क भर में अल-खिदमत फाउंडेशन के तमाम वॉलंटियर्स ने, मैनेजमेंट ने खौफ व ख़तर से को एक तरफ रखते हुए तमाम जो SOPs था उनका ख्याल रखते हुए कौम की बड़े पैमाने पर खिदमत की है। हत्ता कि मैं अगर आपको बहुत उसका एक यूनिक पर्सपेक्टिव जो आपके गोश गुजार करूँ कि ज़ाहिर है कि जब वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हो जाती थी, डेथ हो जाती थी कोरोना के नतीजे में, तो ज़ाहिर है कि उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनके करीब नहीं आते थे। कुछ इस तरह के हालात और माहौल था। अल-खिदमत फाउंडेशन में उन हालात में अपना 310 का अल-खिदमत फाउंडेशन का एम्बुलेंस का नेटवर्क है वो मुतहरक हुआ। तो ज़ाहिर है कि डेड बॉडीज़ की ट्रांसफ़र करने के लिए, हत्ता कि जो बैरून मुल्क से लोगों के इस तरह के कोरोना के नतीजे में डेथ होती थी वो पाकिस्तान आती थी, तो एम्बुलेंस सर्विस के ज़रिए से अल-खिदमत ने ना सिर्फ उनको उनके गांव देहात कस्बों तक पहुंचाया बल्कि उसके तदफीन के अमल में भी मदद की। खुराक की फराहमी, कोरोना से ज़ाहिर बचाव की तदाबीर, अवेयरनेस के हवाले से हर फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर्स ने आगे बढ़कर खिदमत की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सुरखरू किया और कौम ने उस वक्त मौका पर भी बेपनाह एतमाद किया अल-खिदमत फाउंडेशन। ये एतमाद ही है लोगों का जो किसी भी अच्छे काम को या किसी भी कार्य खैर को आगे लेके चलता है। ग़ज़ा मुतासिरीन के लिए कैसे काम किया जा रहा है? जी, आप जानते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब कमोबेश 6 माह हो गए हैं कि ये एक क्राइसिस का सामना है। अल्हम्दुलिल्लाह 7 अक्टूबर को ये इंसिडेंट हुआ और 8 अक्टूबर से अल-खिदमत फाउंडेशन अपनी पार्टनर NGOs के ज़रिए से वहाँ पर मौजूद है। तो वहाँ पर जो भी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं इस वक्त, जहाँ आप जानते हैं कि सारा के हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर तबाह हो गया है और बेपनाह लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, शदीद ज़ख्मी हैं। तो इलाज मुआलजे की भी जो भी सहूलत अल-खिदमत फाउंडेशन से मुमकिन हो रही है, अद्वियात की सूरत में वो पहुँचाई जा रही है। खुराक है, माजी करीब में ज़ाहिर है कि एक सर्द मौसमी हालात थे, तो उन हालात में ज़ाहिर है कि शेल्टर, कंबल और गर्म लिबास का अहतमाम अल-खिदमत फाउंडेशन ने किया। तैयार खाना वहाँ की बहुत बुनियादी और बड़ी ज़रूरत है, तो अल-खिदमत फाउंडेशन मुसलसल जो है वो तैयार खाना वहाँ पर फराहम कर रही है। तो इस तरह से अल-खिदमत फाउंडेशन ने अब तक तकरीबन 14,000 टन जो है वो सामान जो है वहाँ पहुँचाया है, जिसकी मालियत कमोबेश 1 अरब 60 करोड़ रुपए बनती है। तो ये सर्विसेज अल-खिदमत फाउंडेशन वहाँ पर पहुँचा चुकी है और हम रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में दुआ गो भी हैं। मैं आवाम से भी अपील करूँगा कि वो दुआ करें कि गज़ा के आवाम की मुश्किलात कम हो, सीज़ फायर हो। सीज़ फायर के बाद अल-खिदमत फाउंडेशन का एक पूरा प्लान वहाँ पर मौजूद है कि वहाँ पे ज़ाहिर है कि जो बेतपना लोग जो हैं इस वक्त ज़ख्मी हैं और ज़ाहिर है कि जो दीगर उनकी मुश्किलात हैं, शेल्टर उनके पास मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में अल-खिदमत फाउंडेशन ने फील्ड हॉस्पिटल की सूरत में और 20 एम्बुलेंसों की सूरत में, पानी के बेपनाह मसाइल हैं वहाँ पे, सलाइन वाटर का इशू है, खारा पानी जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए 30 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का जो है बैकअप तैयार कर रखा है कि जैसे सीज़ फायर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन का एक पूरा मजबूत प्लान है कि जिसके ज़रिए से फौरी तौर पर जो है वो वहाँ के अवाम को जो मुमकिन रिलीफ जो है फराहम कर सके। सही, यतीम बच्चों की कफालत का प्रोग्राम भी है, उस पर रोशनी डालिएगा।
अलखिदमत फाउंडेशन का जैसे आपने इंट्रोडक्शन में तस्करा फरमाया 7 प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है अलखिदमत फाउंडेशन का ऑर्फन केयर प्रोग्राम। और आपके को मैं ये बताता चलूँ कि जी आज 15 रमज़ानुल मुबारक है। अलखिदमत फाउंडेशन की एफर्ट से पाकिस्तान भर में जो काम करने वाली NGOs हैं, मुख्तलिफ सेटअप हैं जो ऑर्फन केयर में काम करती हैं, अलखिदमत फाउंडेशन ने आज से तकरीबन 8-10 साल पहले उनको यूनाइट किया और पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम बनाया। उस फोरम के नतीजे में पाकिस्तान की असम्बली और सेनेट से करारदाद मंजूर करवाई कि 15 रमज़ानुल मुबारक को ऑर्फन केयर डे के तौर पर मनाया जाए। फिर OIC को अप्रोच किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आलम इस्लाम में 15 रमज़ानुल मुबारक बतौर ऑर्फन केयर प्रोग्राम जो है डे के तौर पर मनाया जा रहा है। और इसके ज़रिए से ज़ाहिर है कि हम अपने इर्द गिर्द जो यतीम बच्चे हैं ये एहसास और शऊर बेदार करना चाहते हैं कि ये हमारे मुआशरे की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान में इस वक्त कमोबेश 45 लाख ऑर्फन है, जिसमें से कम आधे जो ऑर्फन हैं 50% वो बहुत ही कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं, वल्नरेबल उनकी कंडीशन है, वो भूखे सोते हैं। जो ख़वातीन हमारी बेवा बहनें हैं वो किस कर्ब से गुजरती हैं। तो इस में अलखिदमत फाउंडेशन का एक बहुत ही यूनिक और मुनफरद प्रोग्राम है, जिसके तहत अलखिदमत फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 बच्चों की सालाना जो है माहाना बुनियादों पर कफ़ालत करती है। मरबूत प्रोग्राम है। और इसके साथ अलखिदमत फाउंडेशन का एक सब प्रोग्राम है जिसे हम आगोश कहते हैं। बाज़ ऐसे बच्चे जिनके बाज़ औक़ात दोनों पेरेंट्स जो हैं किसी हादसे के नतीजे में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और वो उनको घर में रहना उनके लिए मुमकिन नहीं होता, तो ऐसे बच्चों को अलखिदमत फाउंडेशन ऑर्फन होम्स में रखती है, जिसे हम आगोश का टाइटल देते हैं। यूनिक किस्म का ये प्रोजेक्ट है। स्टेट ऑफ आर्ट उनको सहूलतें फराहम की जाती हैं, रहाइश की, तालीम की, तरबियत की तमाम वसाइल उन्हें फराहम किए जाते हैं। और ये इस वक्त 30,000 जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ऑर्फन केयर के हमारे ये बच्चे ज़ेर कफ़ालत हैं, जिनके लिए कमोबेश 2 अरब का फ़ंड जो है हमें सालाना दरकार होता है। इस वक्त हमारी वो कैंपेन चल रही है और हमारी ख्वाहिश है कि कम से कम 10,000 बच्चों को हम मज़ीद इसमें ऐड करें। अगर 22-23 लाख डिज़र्विंग बच्चे हैं तो कम से कम 10,000 बच्चों का इस माह रमज़ान में इजाफा हो, जिसके लिए हमें मज़ीद जो है वो 66 करोड़ रुपए दरकार होंगे। इन बच्चों के लिए जो फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं कि बच्चे अपनी माओं के पास घरों में रहते हैं क्योंकि माँ की शफकत का कोई मुतबादल नहीं हो सकता, तो उस माहौल में हम उन्हें रखकर 5500 रुपये माहाना और 66,000 रुपये सालाना उसका एक्सपेंस आता है। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत ही से मैं मुखय्यर हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि वो आगे बढ़ें। रमज़ानुल मुबारक जिसे नेकियों का मौसम बहार कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई गुना बढ़ाकर उसका अजर देता है। तो मैं आवाम से अपील करूँगा कि कम से कम हमें 10,000 बच्चों के इजाफे के लिए आगे बढ़ें और अलखिदमत फाउंडेशन के प्लेटफार्म से जो है वो ऑर्फन बच्चों को अडॉप्ट करें। क्योंकि ये कार्य खैर है, इसमें आप जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे अल्लाह ताला उतनी आपकी रिस्क में वुसअत देगा। अच्छा जी, सेहत और तालीम के प्रोग्राम्स जो अलखिदमत के हैं उन पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन का एक और बड़ा प्रोग्राम है जी, जिसमें हमने अगर पूरे तौर पे 21 करोड़ रुपए के 21 अरब रुपए की खिदमात सर अंजाम दी हैं, तो कमोबेश 7 अरब जो है वो अलखिदमत फाउंडेशन ने सिर्फ हेल्थ के शोबे में एक्सपेंस किया है जी। इसमें हमारे 52 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, 150 के करीब हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स और लैब्स हैं, उसके कलेक्शन यूनिट्स हैं, 310 जो है एम्बुलेंस का नेटवर्क है। और इसमें तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख के करीब अफराद जो हैं वो गुज़श्ता साल हमारे मुस्तफ़ीद हुए हैं। बुनियादी ज़ाहिर है सेहत की ज़रूरियात ज़िंदगी जो है के साथ जो है सेहत बहुत बुनियादी इशूज़ में से आता है और अवाम की गुर्बत और अफलास और जो मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के मैदान में भी अलखिदमत फाउंडेशन एक नुमायाँ काम कर रही है। इसी तरह से तालीम में भी बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से भी स्कॉलरशिप, ख़ासतौर पर प्रोफेशनल एजुकेशन में बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे होते हैं उनका मेरिट बन जाता है लेकिन फ़ीस ना होने की बुनियाद पर वो ये फ़ैसला करने के पर मजबूर होते हैं कि वो दाखिला ना लें। तो अलखिदमत फाउंडेशन अपने मुखय्यर हज़रात के ताउन से आगे बढ़ती है और उनका हाथ थामती है और उन्हें तालीम की सहूलत भी फराहम करती है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे था, उसमें भी अलखिदमत फाउंडेशन ने उसे सेलिब्रेट किया। 57 लाख के करीब अफराद डेली की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर साफ़ पानी से जो है मुस्तफ़ीद होते हैं। आप जानते हैं कि साफ़ पानी ना मुयसर होने की वजह से बेशतर सेहत के मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। तो हम समझते हैं कि साफ़ पानी फराहम कर कर भी जहाँ आप बुनियादी ज़रूरत उनको फराहम कर रहे होते हैं तो उन्हें मेडिकल के सेहत की सहूलत भी फराहम कर रहे होते हैं और उनके माली अखराजात का बोझ भी उन पर कम होता है। तो इस तरह से अलखिदमत फाउंडेशन का साफ़ पानी जो प्रोग्राम है उसके ज़रिए से भी अलखिदमत फाउंडेशन अवाम की एक बड़ी खिदमत सरअंजाम बहुत ज़बरदस्त। आई मस्ट अप्रिशिएट कितने अच्छे तरीके से अवाम की खिदमत की जा रही है। इसके साथ साथ आसान कर्जे देने का जो प्रोग्राम है उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। जी, आसान कर्जे का जो प्रोग्राम है उसे हम मुआखात कहते हैं, मुआखात मदीना की याद में कि एक फ़र्द आगे बढ़े और एक ऐसे फ़र्द को जो बुनियादी तौर पर ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़रा पीछे रह गया है तकमील के लिए,
तो उसको हम फ्री इंटरेस्ट लोन देते हैं और उसे स्किल भी देते हैं। और जिस तरह से मैंने ऑर्फन केयर प्रोग्राम का मैंने अर्ज़ किया कि 30,000 के करीब बच्चे हमारे हैं, तो उनकी माएँ जो हैं, हमारी बेवा ख़वातीन बहनें, उनको भी अगर कोई स्किल है, वो कोई काम कर सकती हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि वो भी अपने पाँव पर खड़ी हों और कोई काम कर सकें। इस तरह से दीगर जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उन्हें भी हम स्किल देते हैं। इस तरह से बनो काबुल के अनवान से खिदमत फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिस पर नौजवानों का बहुत ज़्यादा रुझान है, जिसमें ख़ास तौर पे IT स्किल और दीगर स्किल्स भी हम उनको पॉलिश भी करते हैं और उसके बाद उन्हें लोन फराहम करके अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का जो मॉडल है उसके ज़रिए से आगे बढ़ रहे हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को आप? बस आपके प्रोग्राम के ज़रिए से ज़ाहिर है कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ज़ाहिर है कि अवाम का इत्मीनान हमारा एहसास है। दूसरा, अल-खिदमत फाउंडेशन का चूँकि एक वॉलंटियर का बहुत बड़ा नेटवर्क है, 67,000 हमारे इस वक्त पाकिस्तान भर में रजिस्टर्ड वॉलंटियर हैं, जो आइंदा 5 साल में हमारा प्रोग्राम है कि इसे हम 10 लाख में तब्दील करेंगे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की यूथ इस वक्त 63% जो है वो यूथ 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो इसे हम समझते हैं कि पाकिस्तान का एसेट बनाएं और इसके ज़रिए से ज़ाहिर है कि हम आवाम की खिदमत को और बेहतर अंदाज में कर सकें। मुखय्यर हज़रात हम पर तामुन करते हैं, उनका बारे दीगर मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपील करूँगा कि वो आगे बढ़ें। माह रमज़ान के इस महीने में गज़ा के अवाम के लिए भी और दीगर जो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम तबका है उनकी खिदमत के लिए भी अपना हिस्सा अदा करें। हम भी देखने वालों से गुजारिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को इस काबिल बनाया है, पहले तो वो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है, और फिर खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि जितना आप लोगों को देंगे उतना अल्लाह ताला आपको मजीद अता करेगा, आपके रिज़्क़ में उतना ही इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे हमारी मुलाकात कल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।